टाइट्रेशन का मतलब समझो। व्हाट इज टाइट्रेशन? नोट कीजिए। इट इज अ प्रोसेस बाय विच इट इज अ प्रोसेस or experiment by which we can find out the unknown purity or unknown concentration of any substance by the help of another substance, by the help of another substance whose everything like concentration, volume, etc. are known to us. टाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है, टाइट्रेशन एक एक्सपेरिमेंट का नाम है। इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग किसी एक अननोन सब्सटेंस का प्योरिटी, अननोन प्योरिटी या अननोन कॉन्सेंट्रेशन या अननोन एनीथिंग जो हमें पता नहीं है, वो पता किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ द अनदर सब्सटेंस हुज एवरीथिंग इज नोन टू अस। जो दूसरा जो सब्सटेंस ले रहे हैं उसका हम लोग को सब कुछ पता है। जैसे प्रोसेस कैसे किया जाता, ध्यान देना। एक बीकर लिए, एक सैंपल ऑफ ए, मान ले सैंपल ऑफ ए को सबसे पहले हम लोग डिसॉल्व करते हैं। सैंपल ऑफ ए को सबसे पहले हम लोग डिसॉल्व करते हैं किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। सबसे कॉमन सॉल्वेंट होता है वाटर, क्योंकि वाटर इज अ वेरी यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर में घुलाने का कोशिश की, अगर नहीं घुला कोई बात नहीं, तो उसको लेके हीट किए, हो सकता है हीट करने पे डिसॉल्व कर जाए। नहीं घुला, एसिड में डिसॉल्व किए, किसी तरीके से उसको डिसॉल्व करते हैं हम लोग किसी सॉल्वेंट में। द सॉल्वेंट कैन बी वाटर, इट कैन बी एसिड, और द डिसोल्यूशन कैन बी डन बाय हीटिंग ऑल्सो। डिसॉल्व करके हम लोग ए का सोल्यूशन तैयार कर लिए, ए का सोल्यूशन तैयार कर लिए। इस सोल्यूशन के अंदर हम लोग 2-4 ड्रॉप इंडिकेटर डालते हैं। अलग अलग टाइट्रेशन के लिए अलग अलग इंडिकेटर इस्तेमाल होता है। अब इंडिकेटर कौन सा सिलेक्ट किया जाएगा, कौन सा नहीं किया जाएगा, ये तो हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हर टाइट्रेशन के लिए एक पर्टिकुलर फिक्स्ड इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर क्या करेगा, इंडिकेट करेगा अपना कलर चेंज करके कि रिएक्शन किस वक्त 100% कंप्लीट है। 100% कंप्लीट का मतलब जिस पॉइंट पे सारा का सारा एक खत्म हो जाएगा, वहीं पे वो इंडिकेटर अपना कलर चेंज मार देगा, और जो हम बाहर से डाल रहे थे वो डालना बंद कर देंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं कि पिपेट या ब्यूरेट में, ब्यूरेट या पिपेट ट्यूब का नाम है, पिपेट या ब्यूरेट में वही नॉन सब्सटेंस बी का सोल्यूशन हम लोग लेते हैं। नॉन सब्सटेंस ना, अनदर सब्सटेंस जिसके मदद से आप पता करने वाले हो, उसको हम लोग पिपेट या ब्यूरेट में लेते हैं। उसका कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं m मोलैरिटी, और धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको हम लोग इसमें ऐड करते जाते हैं। तो जैसे ही ऐड करते हैं ए और बी में रिएक्शन होता है, ए और बी में धीरे धीरे रिएक्शन चालू। चूंकि हम बूंद बूंद गिरा रहे इसमें, तो धीरे धीरे ए घट रहा है, और जिस वक्त ए पूरा कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगा, उसी वक्त इंडिकेटर कलर चेंज कर देगा। इंडिकेटर कलर चेंज कर दिया तो इसको हम लोग ऐड करना बंद कर देते। कितना बी ऐड किया गया, वॉल्यूम ऑफ बी एडेड, हमें पता है, मान ले VmL ऐड किए, VmL ऐड किए m मोलारिटी वाला बी, तो रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गया। ठीक इसी को बोलेंगे A was titrated with B when the reaction is 100% complete. We say A was titrated with B या A on titration with B। जहां पर भी ऐसे सेंटेंस आपको मिले सवाल में
उसको आप 100% रिएक्शन मान लेना कि न तो ए बचा है और ना ही बी बचा है बीकर में, या ए रिक्वायर्ड m मोलर एंड v ml ऑफ b, इसका भी मतलब 100% रिएक्शन। ये रिक्वायर्ड वर्ड देखना तो 100% रिएक्शन हो गया, माने टाइट्रेशन हो गया, नोट कर ली। अब ये रिएक्शन को पहचानेंगे कि ये रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है कि नॉन रेडॉक्स हुआ है कि नहीं। अब डिपेंड कर रहा रिएक्शन कैसा है। रिएक्शन नॉन रेडॉक्स कैटेगरी का है, नॉन रेडॉक्स अगर कैटेगरी का है तो इट कैन बी अ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। हो सकता है कि एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराया जा रहा था, हो सकता है इट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो सीधे रेडॉक्स टाइट्रेशन नाम देंगे उसे, रेडॉक्स टाइट्रेशन। अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन चल रहा है तो नाम दे देंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन। नॉन रेडॉक्स अगर है तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन या प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कुछ भी। तो पहचानेंगे कि रेडॉक्स का हुआ कि नॉन रेडॉक्स का हुआ अकॉर्डिंगली एन फैक्टर। मान ले ए बी कुछ दिया प्रोडक्ट को देखकर हम लोग एन फैक्टर डिसाइड कर लिए कि मान ले इसका एन फैक्टर N2, इसका एन फैक्टर N1। अब कुछ नहीं करना है, अब सीधे लिख देना है कि मिली इक्वलेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू मिली इक्वलेंट ऑफ बी। समझ आ रहा? मिली इक्वलेंट ऑफ बी कितना? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, मिलीमोल। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, मिलीमोल। मिलीमोल मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर, मिली इक्वलेंट हो गया। मिली इक्वलेंट तैयार बी का। अब हमको लिखना है मिली इक्वलेंट ऑफ ए। मान लेते हैं कि m ग्राम था प्योर ए, मान लिए m ग्राम, m ही निकालना है मेरे को, ऑफ प्योर ए। m डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए क्या बन गया? मोल्स। मोल्स को 1000 से गुणा कर दिए, मिलीमोल्स। मिलीमोल्स मल्टीप्लाइड बाई उसका m फैक्टर कर दिए, मिली इक्वलेंट। सॉल्व करके m निकाल लिए कि कितना मास प्योर ए था। जो प्योर ए होगा वही तो रिएक्ट किया होगा। और अगर हम लोग W ग्राम सैंपल अगर लिए हैं तो परसेंट प्योरिटी कितना हो गया? परसेंट प्योरिटी m/W इंटू 100 आंसर। किसी को कहते हैं एक स्टेप का सिंपल टाइट्रेशन। समझ में आ रहा है? कॉपी करो। सवाल लिखो। सैंपल का W ग्राम मान के चलेगी, W ग्राम सैंपल दिया हुआ तो ए का सैंपल माने इम्प्योर सैंपल।
तो जहां पर भी लिखा देखना कि A was titrated with B या A required this much of B या A on titration with B, वो 100% रिएक्शन होगा। वहां सीधे प्रिंसिपल ऑफ मिली इक्विवेलेंट लगा देना, मिली इक्विवेलेंट ऑफ A विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ B। लेकिन मान ले ऐसे लिखा रहे A के सोल्यूशन में B was added, अब B कितना ऐड किया कौन जानता, हो सकता है एक्सेस में ऐड कर दिया। बचे हुए चीज का टाइट्रेट करके पता लगाने को क्या कहते हैं, बैक टाइट्रेशन। याद है, पिछले क्लास में बताया था बैक टाइट्रेशन। चलो सवाल लिखो। 10 ग्राम मिक्सचर ऑफ CuS एंड Cu2S was treated with, treated है, टाइट्रेटेड नहीं है, treated with 100 ml of 1.25 molar K2Cr2O7. The SO2 gas formed was boiled off. The excess of oxidant, oxidant कौन, oxidizing agent, the excess of oxidant was back titrated with 50 ml of Fe2 plus solution. 25 ml of the same Fe2 plus solution required 0.875 molar and 20 ml of acidic KMnO4. Find out the percent by mass CuS present in the mixture. बहुत ही टिपिकल सा रेडॉक्स टाइट्रेशन का ये सवाल है। रेडॉक्स टाइट्रेशन का सवाल पढ़ने में कुछ ऐसा ही लगता है, कहीं कहीं रिक्वायर्ड लिखा रहेगा, कहीं कहीं ट्रीटेड लिखा रहेगा, ऑन टाइट्रेशन विद, बैक टाइट्रेटेड, मोलारिटी वॉल्यूम का डेटा दिया हुआ रहेगा। पहला काम आपको यह करना है कि सवाल को लाइन बाय लाइन पढ़ते पढ़ते टूटा फूटा रिएक्शन भी धीरे धीरे लिखना है। टूटा फूटा, एकदम एग्जैक्ट रिएक्शन की जरूरत ही नहीं है, इतना लिख दिया जाए ताकि एन फैक्टर तैयार हो जाए, बस ना। एन फैक्टर लिखने के लिए क्या पूरा कंप्लीट रिएक्शन की जरूरत है? और ये रिएक्शन आप लिख पाओगे किसके मदद से? पिछले क्लास में मैंने एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन का लिस्ट दिया था, कुछ आयंस का भी लिस्ट दिया था, समझ में आ रहा है? उसके मदद से आपको एक स्केलेटन टाइप का एक छोटा सा रिएक्शन लिखना है। हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे कि केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक का नॉलेज होना जरूरी है। सवाल पढ़ते पढ़ते लॉजिक लगाते लगाते आप सिर्फ इतना लिख पाए कि आपका एन फैक्टर तैयार हो जाए, बस उतना ही भर जरूरत है। हाँ, सेकंड लास्ट लाइन में थर्ड लास्ट वर्ड मास। ये होता है एक्यूरेट सवाल। यहां जितना भी क्लास का इलस्ट्रेशन हम कराएंगे, मैं खुद सॉल्व करूंगा एक दो, बाकी तुम खुद भी ट्राई करना, सबका हम सोल्यूशन बताएंगे। सवाल को देखकर अप्रोच को सीखना है, वो सवाल को नहीं सीखना है। सर अप्रोच कैसे कर रहे हैं, स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, वो चीज सीखना है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में ये ज्यादा मैटर करता है, ये नहीं कि ये सवाल सोल्यूशन पता चल गया, नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। हम कहां से शुरू करें, क्या चाह रहे, क्या टारगेट बनाएं अपना सवाल में कि हमारा सवाल सॉल्व हो जाए। दैट इज कॉल्ड अप्रोच। ट्राई टू लर्न द अप्रोच ऑफ सॉल्विंग। पहला काम हम ये कर रहे हैं कि लाइन बाय लाइन रिएक्शन पढ़ते पढ़ते, छोड़ो, लाइन बाय लाइन रिएक्शन पढ़ते पढ़ते हम रिएक्शन तैयार करने की कोशिश करेंगे। 10 ग्राम मिक्सचर ऑफ CuS एंड Cu2S, CuS प्लस Cu2S का 10 ग्राम मिक्सचर था, was treated with K2Cr2O7, ठीक है, 1.25 मोलर 100 ml ट्रीटेड विथ K2Cr2O7। इसके आगे फिर सवाल पड़े, द SO2 गैस फॉर्म्ड वाज बॉइल्ड ऑफ, माने SO2 गैस बना था, उसी को तो उबाल के निकाल दिया गया बाहर, SO2 बना है। अब हम बाकी खुद डिसाइड करेंगे। हमें पता है कि K2Cr, ये अगर सल्फर डाइऑक्साइड अगर बन गया, माने ये रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है? सल्फर तो -2 पे था, सल्फर +4 पे चला गया, किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया, मतलब कि वो रेडॉक्स रिएक्शन है। हम रेडॉक्स के कंसेप्ट से आगे हम डिसाइड करें। लिस्ट में हम आपको बता चुके हैं K2Cr2O7 हर हाल में कहा जाता, हर हाल में कहा जाता Cr+3, इतना ही लिखना है।
अगर K2Cr2O7 Cr+3 में जाता है, +6 से +3 अपने आप को रिड्यूस किया, अगर अपने आप को रिड्यूस किया तो ये अगले को ऑक्सीडाइज करेगा, अगले को ऑक्सीडाइज करेगा। सल्फर को तो कर ही दिया ऑक्सीडाइज, -2 से +4 सल्फर को कर दिया, बाकी कॉपर को भी देखना है। ये कॉपर +2 पे है, कॉपर +2 से ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन कॉपर यहाँ +1 पे है, ये कॉपर +1 से कॉपर +2 पे जरूर जाएगा। हो गया पहला स्टेप कंप्लीट। काहे किस चीज में गया, कहां गया, उसे कोई लेना देना नहीं है। कौन से स्टेट में गया वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये 1.25 मोलर और 100 ml। द एक्सेस ऑफ ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्टेंट होता है रिड्यूसिंग एजेंट। यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था, K2Cr2O7, जो खुद को रिड्यूस करके, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 और K2Cr2O7। जो ऑक्सीडेंट बच गया एक्सेस में वॉज बैक टाइट्रेटेड। अब बैक टाइट्रेटेड बोल दिया मैंने 100% रिएक्शन, टाइट्रेटेड बोल दिया मैंने 100% रिएक्शन। इसका टाइट्रेशन किसके साथ कराया, Fe2+ सोल्यूशन के साथ। कितना ml, 50 ml Fe2+ के साथ टाइट्रेशन कराया। आगे लिखना है मेरे को, क्या लिखे, K2Cr2O7 हर हाल में कहा जाएगा +3। अगर क्रोमियम अपने आप को रिड्यूस किया है +6 से +3, इसे ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडाइज करेगा तो जरूरी है Fe+3 तक जाएगा। बस अब देख, ये Fe2+ का जो सोल्यूशन है, इसका मोलैरिटी नहीं दिया, दे देता तो हम यहीं से आगे बढ़ जाते। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम होता ना मिलीमोल, इसका तो सिर्फ 50 ml यूज हुआ। लेकिन अबे 50 ml कितना कॉन्सेंट्रेशन वाला, ये भी तो जानना जरूरी है, वो दिया नहीं। अब इसी के लिए आगे एक और लाइन लिखा है कि वही Fe2+ सोल्यूशन, सेम Fe2+ सोल्यूशन, सेम माने दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम, रिक्वायर्ड माने ये भी 100% रिएक्शन। रिक्वायर्ड क्या, एसिडिक KMnO4 कितना ml, 20 ml 0.875 मोलर। एसिडिक मीडियम में KMnO4 कहां जाता है, Mn+2, +7 से +2 रिड्यूस किया, अपने आप को क्या करेगा, अपने आप को रिड्यूस किया, अगले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। और हमें पता है कि Rn+2 Rn+3 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लाइन बाय लाइन रिएक्शन, लाइन बाय लाइन सवाल को पढ़ते पढ़ते रिएक्शन आपको कंप्लीट करना है। बिल्कुल हल्का फुल्का रिएक्शन कंप्लीट करना है, उतना ही कंप्लीट करना है जितना से आपका काम बन जाए। हो गया। अगला स्टेप, एन फैक्टर सबका रगड़ देना नम फटाफट। जैसे यहां पे एन फैक्टर 6, यहां पे एन फैक्टर -2 से +4 एक सल्फर 6 का लॉस, +1 से +2 एक कॉपर 1 का लॉस, 2 कॉपर 2 का लॉस, कॉपर की वजह से 2 लॉस, सल्फर की वजह से 6 लॉस, टोटल लॉस 8। ये कॉपर +2 में कोई चेंज नहीं आया, -2 से +4 गया, 6 का लॉस, इसका एन फैक्टर 6। यहां पे इसका भी एन फैक्टर 6, +2 से +3 गया, एन फैक्टर 1। यहां +2 से +3 गया, एन फैक्टर 1, +7 से +2 गया, एन फैक्टर 5। एन फैक्टर लिखे। अब जहां जहां 100% रिएक्शन हो गया, वहां प्रिंसिपल ऑफ मिली इक्विवेलेंट लगाएंगे। जैसे यहां पर लिखेंगे क्या, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। ठीक है, KMnO4 का मिली इक्विवेलेंट, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, मिलीमोल, मिलीमोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर 5, मिली इक्विवेलेंट। अब ये सब फॉर्मूला तो हम पहले बता चुके हैं भाई। 25 100, 100 मल्टीप्लाई हुआ 87 पॉइंट। मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+, मान लेते इसकी मोलैरिटी C मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना इस्तेमाल हुआ, 50 ml ऑफ द सेम Fe2+, सॉरी 25 ml ऑफ द सेम Fe2+ सोल्यूशन। मान लेते इसकी मोलैरिटी C, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मिलीमोल मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर 1।
यहां से क्या निकल गया 87.5 डिवाइडेड बाई 25 निकल गया मोलारिटी इसका। अब यही मोलारिटी यहां पर भी इस्तेमाल हुआ है 87.5 डिवाइडेड बाई 25 मोलर। ये मदद किया इसका कंसंट्रेशन निकालने में। चूंकि दोनों सेम सोल्यूशन थे, अगर यहां मोलारिटी पता चल गया तो इसकी मोलारिटी पता चल गया, तो इस रिएक्शन में आ जाओ। ये भी टाइट्रेशन है। यहां पर भी लिखेंगे मिली इक्वलेंट ऑफ K2Cr2O7 लेफ्ट विल बी इक्वल टू मिली इक्वलेंट ऑफ Fe+2। Fe+2 का मिली इक्वलेंट कितना 50 गुने 87.5 बाई 25 गुने 1 मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। क्लियर। और मिली इक्वलेंट ऑफ K2Cr2O7 लेफ्ट कितना आ गया 2 7 to 14 175। तो मिली इक्वलेंट ऑफ K2Cr2O7 लेफ्ट इज 175 175। ठीक, बचा हुआ पता चल गया। लिया कितना गया था मिली इक्वलेंट ऑफ K2Cr2O7 टेकन 1.25 into 100 multiplied by 6 6 by 30 6 to 12 350 कितना लिया गया था 6 by 30 6 to 12 355 750 750 मिली इक्वलेंट लिया गया था। वॉल्यूम इंटू मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर 750 मिली इक्वलेंट लिया गया था और 175 मिली इक्वलेंट बच गया। तो यहां रिएक्ट कितना किया समझ में आ रहा। दैट इज 575 मिली। हमने ये सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली क्यों कर दिया क्योंकि K2Cr2O7 का दोनों रिएक्शन में एन फैक्टर सेम है। ठीक। अब ये K2Cr2O7 इसके साथ भी रिएक्ट किया, इसके साथ भी रिएक्ट किया, दोनों के साथ रिएक्ट किया विद द सेम एन फैक्टर 6। लास्ट स्टेप मिली इक्वलेंट ऑफ K2Cr2O7 reacted will be equal to milli equivalent of CuS plus milli equivalent of बता देना milli equivalent of C will be equal to milli equivalent of A plus milli equivalent of B। कब लिखना है जब C दोनों के साथ सेम एन फैक्टर के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्लियर। कितना रिएक्ट किया है 575। अब देखिए इक्वेशन हम तैयार कर रहे हैं। टोटल कितना ग्राम था 10। CuS का मान लिए x ग्राम, तो Cu2S कितना होगा 10 - x ग्राम। ठीक। मिली इक्वलेंट ऑफ CuS x डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट 63.5 प्लस 32 क्या बन गया मोल। मोल मल्टीप्लाइड बाई 1000 मिलीमोल मल्टीप्लाइड बाई 6 एन फैक्टर उसका 6 है मिली इक्वलेंट प्लस 10 - x डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट 2 into 63.5 प्लस 32 मोल मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई। सॉल्व करके x निकालेंगे और आंसर क्या हो जाएगा। आंसर परसेंटेज ऑफ CuS इन द मिक्सचर x/10 into 100। हर स्टेप को समझ के नोट करो। In any redox titration H2O2 या तो ऑक्सीडाइज होगा या तो रेड्यूस होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं होता। जब वो डिकम्पोज करता है अकेला तब तो, या वो रिड्यूस करता है तब तो वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस एक साथ साइमल्टेनियसली करता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन में एग्जांपल कराए थे, एन फैक्टर 1 आया था
H2O2 is giving H2O plus O2 डिस्प्रोपोर्शनेशन। लेकिन अगर इसको किसी और के साथ लिया गया है और अगर रेडॉक्स टाइट्रेशन चल रहा है तो या तो ये H2O2 ऑक्सीडाइज करेगा या तो H2O2 रिड्यूस करेगा। अगर ऑक्सीडाइज किया तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा और अगर ये रिड्यूस किया तो वाटर के फॉर्म में आ गया। यहां ऑक्सीजन -1 था, यहां 0, -1 से 0 बढ़ रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन, -1 से यहां -2 इट इज रिडक्शन। एनीवे एन फैक्टर 2 आएगा। H2O2 या तो ऑक्सीडाइज करता है या तो रिड्यूस करता है किसी भी रेडॉक्स टाइट्रेशन में, इसलिए उसका एन फैक्टर हमेशा 2। समझ में आ रहा है? ओजोन गैस एन फैक्टर या तो ऑक्सीडाइज करेगा या तो रिड्यूस करेगा 2। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl Cl एन फैक्टर 2 जनरली, फिर भी चेक करना, ये 3 बहुत ही कॉमन है। H2O2 का एन फैक्टर जनरली 2 होता है, ओजोन गैस का भी जनरली 2 होता है रिएक्शंस में, और ब्लीचिंग पाउडर का भी जनरली 2 होता है। अगला सवाल, अगला 2 सवाल बहुत ही छोटा छोटा हम दे रहे। पहला, 2 grams of FeC2O4 are made to react completely with acidic KMnO4 solution which was 0.25 molar. What volume of KMnO4 solution will be required for titration? Second question, 1 gram sample of H2O2 solution containing X% of H2O2 by mass required X centimeter cube of KMnO4 solution for complete oxidation under acidic condition. Calculate the molarity of KMnO4 solution used. रिएक्शन बता पहले वाले का, एक लाइन का रिएक्शन क्या क्या रिएक्ट कर रहा है। FeC2O4 प्लस KMnO4 मीडियम। ध्यान रखना, अगर मीडियम कुछ नहीं दिया है सवाल में तो हमेशा बाय डिफॉल्ट एसिडिक मीडियम। समझ में आ रहा है? FeC2O4 प्लस KMnO4। आगे क्या क्या लिखा बताओ। Mn, KMnO4 तो Mn+2 में चला गया, प्लस आगे बताओ Fe+3। वेरी गुड। बस ऑक्सिलेट के बारे में क्या बताए थे? C2O4 2- हमेशा कहा जाता है। क्या हुआ लास्ट बेंच? बड़ा चहक रहे हो, क्या बात है? तुम चिड़िया की तरह चहक रहा है। अब बताए एन फैक्टर। KMnO4 का एन फैक्टर 5, वेरी गुड। FeC2O4 का एन फैक्टर 3, वेरी करेक्ट, बिल्कुल सही। आयरन +2 से +3 एक लॉस, कार्बन +3 पे है यहाँ।
कार्बन +3 से कार्बन +4, एक कार्बन एक का लॉस, दो कार्बन दो का लॉस, कार्बन की वजह से 2 लॉस, आयरन की वजह से 1 लॉस, 3 लॉस, n फैक्टर 3। दोनों का मिली इक्विवेलेंट को बराबर करेंगे। अब मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe2O4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। सीधे यहां पे लिख दिया है कि रिक्वायर्ड फॉर द टाइट्रेशन, माने 100% रिएक्शन, दोनों का हम बराबर कर दिए। 2 ग्राम लिया गया था Fe2O4, 2 डिवाइड बाई 144 आएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट, 2 डिवाइड बाई 144 क्या बन गया, 2 ग्राम लिए थे, मोल, मोल मल्टीप्लाइड बाई 1000 मिलीमोल, मिलीमोल मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर 3 हो गया मिली इक्विवेलेंट। और उसके बाद मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 मोलैरिटी 0.25, मान लेते VML जरूरत पड़ा, यही आंसर है मेरा, मान लेते VML रिक्वायर्ड था, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम मिलीमोल मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर 5, सॉल्व करके V निकालो, वही आंसर है। एक लाइन का सवाल। जीरो 3.3 क्या मिली इक्विवेलेंट, मिलीलीटर 3.3 आ रहा है, इतना भी कम नहीं आएगा यार। ये हो गया 1.25 ग्रेटर देन 1, ये हो गया 6000, वही तो। नेक्स्ट 1 gram sample of H2O2 solution required KMnO4 under acidic condition। रिएक्शन बताओ, रिएक्शन H2O2 प्लस KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस, आगे क्या का जरूरत क्या है, जब हमको पता है कि या तो ये ऑक्सीडाइज होता है या तो ये रिड्यूस होता है। इस केस में ये ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि KMnO4 रिड्यूस हो रहा है, तो चाहे ऑक्सीडाइज हो या रिड्यूस हो, n फैक्टर 2 इसका, n फैक्टर 5, n फैक्टर से ही तो लेना देना है। हो गया, दोनों का मिली इक्विवेलेंट को बराबर करेंगे। मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। अब H2O2 का कितना ग्राम लिया गया था, 1 ग्राम सैंपल था, लेकिन उसमें X% बाई मास प्योर H2O2 था, कंटेनिंग X%, मतलब X बाई 100 इंटू 1, ये है मास ऑफ H2O2, मास ऑफ H2O2। डिवाइड किए इसको हम 34 से, मॉलिक्यूलर वेट 32 और 2 14, मोल, मोल मल्टीप्लाइड बाई 1000, मिलीमोल मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर, मिली इक्विवेलेंट। यहां पर कैलकुलेट द मोलैरिटी बोल रहा, मान लेते m मोलैरिटी इस्तेमाल हुआ, मान लेते m मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम कितना इस्तेमाल हुआ है, 1 सेंटीमीटर क्यूब हमेशा 1 ml होता है, तो सीधे x ml, ये क्या बन गया, मिलीमोल, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, मिलीमोल, मिलीमोल मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर 5, x कट गया, सीधे सॉल्व करो, मोलैरिटी पता चल जाएगा। एक एक लाइन का ये सब सवाल है। K2Cr2O7 oxidizes HCl into Cl2, which oxidizes K2MnO4. Calculate the weight of KMnO4 formed by 1 gram of K2Cr2O7 by reacting with it with excess of HCl and using
the entire chlorine Cl2 for oxidation of K2MnO4. सबसे पहले रिएक्शन, सवाल क्या कह रहा है? K2Cr2O7 HCl को ऑक्सीडाइज करता है Cl2 में, और वही Cl2 फिर आगे चल के ऑक्सीडाइज कर देता है K2MnO4 को। K2MnO4 का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? सवाल में हिंट दे दिया, KMnO4। कहां लिखा है? कैलकुलेट द वेट ऑफ KMnO4 formed from 1 ग्राम K2Cr2O7 को रिएक्ट किए और जितना क्लोरीन मिला उसको K2MnO4 के ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल किए। रिएक्शन क्या लिखाएगा? K2Cr2O7 प्लस HCl। क्रोमियम कहां जाएगा? क्रोमियम। और HCl का दे रखा है सवाल में। जो Cl2 बना वो Cl2 को हम लोग K2MnO4 के ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं और KMnO4 बन रहा है। तो दिमाग लगा के बता कि Cl2 कहां जाएगा। तो यार जब ये +6 से +7 ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रेड्यूस होगा, और Cl2 पहले से ही 0 में, 0 से कम होना चाहिए। कहां तक कम होगा? -1, क्योंकि हैलोजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1, 7 - 8 है ना, ग्रुप 7 का है, तो Cl कहां जाएगा? अब बारी आया एन फैक्टर लिखने का। एन फैक्टर 6, एन फैक्टर 1, Cl2 का एन फैक्टर यहां 2, 0 से -1, एक Cl 1 का गेन, 2 Cl 2 का गेन। यहां एन फैक्टर Cl2 का कितना आएगा? 2। उल्टा देख, 0 से -1, एक Cl 1 का गेन, 2 Cl 2 का गेन। ठीक है? आपको पता कैसे चलेगा इसका पूरी बनेगा? कैसे पता चलता है? क्वेश्चन को थोड़ा जोर जोर से पढ़ो, यहां से जोर जोर से पढ़ना शुरू कर। हाँ, हिंदी रूपांतरण बताओ। कितना KMnO4 बनेगा जब हम 1 ग्राम K2Cr2O7 का रिएक्शन HCl से कराएंगे और बने हुए पूरे Cl2 का इस्तेमाल K2MnO4 के ऑक्सीडेशन कराने में लगाएंगे। तो और क्या, सीधा सीधा हिंदी है यार। कितना लिए K2Cr2O7? 1 ग्राम। अब देखिए इक्वेशन हम नहीं लिखेंगे। 1 डिवाइड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट, पोटेशियम 39 इंटू 2 कितना होता है? 78। क्रोमियम 52 इंटू 2 10, 6 ऑक्सीजन 16 इंटू 7 112 4 9 294। 1 डिवाइडेड बाई 294 क्या बन गया? मोल मल्टीप्लाइड बाई 1000 मिलीमोल मल्टीप्लाइड बाई 6 मिली इक्विवेलेंट बन गया। अगर इसका मिली इक्विवेलेंट पता चल गया तो इसका मिली इक्विवेलेंट कितना होगा? वही 6000/294। सबका मिली इक्विवेलेंट तो बराबर ही होता है। अब इसके मिली इक्विवेलेंट को मैं इसके मिली इक्विवेलेंट के बराबर कर सकता हूं, क्योंकि दोनों में यहां Cl2 का कितना मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट किया? 6000/294। कितना मिली इक्विवेलेंट बनेगा ये? 6000/294
294 बनेगा। इसका एन फैक्टर कितना है? 1। उल्टा देख, +7 से +6, मतलब मिली इक्वलेंट ऑफ KMnO4 फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू 6000/294। हमसे बोला गया कि मिली मोल्स ऑफ KMnO4 फॉर्म्ड कितना, तो इक्वलेंट को मोल में कैसे चेंज करते? डिवाइडिंग इट बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर तो इसका 1 है, 1 से डिवाइड करोगे तो उतना ही आएगा। मोल कितना? डिवाइड बाय 294, डिवाइड कर दे इसको 1000 से, तो 6/294 मोल आ गया। मास कितना? 6/294 मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 39, मैंगनीज 55, 64 ऑक्सीजन 8, 15, 150 आंसर। A 50 ml mixture of a 50 ml mixture of H2SO4 and H2C2O4. A 50 ml mixture of H2SO4 and H2C2O4 required 48.9 ml of 0.15 molar 48.9 ml of 0.15 molar NaOH solution for titration. Full stop. Another 50 ml solution required. Another 50 ml solution required. 38.9 ml of 0.02 molar KMnO4. 0.02 molar KMnO4 for titration. Calculate the mass of H2SO4 and H2C2O4. Calculate the mass of H2SO4 and H2C2O4 per ml of the solution. Per ml of the solution. देख एक बात जनरल बात, कभी कभी क्या होता है कि KMnO4 का दे देगा वॉल्यूम, जैसे मान ले बोल दिया 20 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल, तो बच्चे क्या करते हैं कि स्पीड बढ़ाने के चक्कर में 20 × 0.1 × 5 समझ में आ रहा क्या गलती करता? कि हमेशा आदत रहता करने का एन फैक्टर मल्टीप्लाई यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब नॉर्मेलिटी दे दिया तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम सीधे मिली इक्वलेंट आएगा, यहां एन फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं करना है। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर देगा मिली इक्वलेंट। ये अलर्ट रहना। चलो ठीक है, सवाल करो। दो अलग अलग 50 ml लिया गया, ये 50 ml, ये भी 50 ml। ये 50 ml में भी H2SO4 प्लस H2C2O4 है, ये 50 ml में भी H2SO4 प्लस H2C2O4 है, लेकिन इसमें मिलाया गया NaOH, फिर इसमें मिलाया गया KMnO4। सबसे पहले रिएक्शंस को पहचानो।
एक जगह रिक्वायरमेंट हुआ 48.9.15, 48.9 ml 0.15 मोलर, और यहां रिक्वायरमेंट हुआ 38.9 ml ऑफ 0.02 मोलर KMnO4 का रिक्वायरमेंट हुआ। तो बताना है आपको कि पर ml सोल्यूशन में कितना H2SO4 और कितना H2C2O4 है। बताओ ये किस टाइप का रिएक्शन होगा NaOH जाएगा तो? किस टाइप का रिएक्शन होगा? नॉन रेडॉक्स। बोलो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। H2SO4 प्लस H2C2O4 ये दोनों रिएक्ट करेगा किसके साथ? NaOH इसके साथ भी रिएक्ट करेगा, इसके साथ भी रिएक्ट करेगा। चलो ठीक है, प्रोडक्ट कुछ भी बनाए, ऑब्वियसली प्रोडक्ट क्या बनाएगा? Na2SO4 और Na2C2, यही दोनों प्रोडक्ट बनाएगा ना, प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर? NaOH का इन फैक्टर कितना टाइम लगेगा क्या बोलने? 1। H2C2O4 का इन फैक्टर, H2C2O4 का इन फैक्टर कैसे चेक कर रहे हो? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस, H2C2O4 था, C2O4 दोनों H निकल गए, यहां पर इन फैक्टर H2SO4 का। समझ आ रहा है? यहां कौन सा इक्वेशन लिखा जाए? मिले इक्वलेंट ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू, क्या तीनों का बराबर? यस सर। सी रिएक्ट कर रहा है ए और बी दोनों के साथ, मिली इक्वलेंट ऑफ H2SO4 प्लस मिली इक्वलेंट ऑफ H2C2O4। क्लियर? मान लेते हैं कि ये X ग्राम है इसमें और इसमें ये Y ग्राम है, तो ऑब्वियसली अगर फिर से 50 ml लोगे तो यहां पर भी X ग्राम आएगा और ये Y ग्राम आएगा। मिली करंट कितना इस्तेमाल हुआ? मल्टीप्लाई करेंगे 48.9 इंटू 0.15 मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर 1। इसका कितना ग्राम माने हम लोग? X बाई 98 मोल 1000 मिलीमोल n फैक्टर, प्लस इसका कितना माने? Y मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सैलिक एसिड का 24 2 26, 26 और 64 90 मोल मल्टीप्लाइड बाई 1000 मिलीमोल, n फैक्टर कितना अभी भी 2। X और Y में एक इक्वेशन तैयार होगा। उसी तरीके से यहां पर अब बताओ यहां पर कौन सा रिएक्शन होगा? यहां कौन सा रिएक्शन होगा? रेडॉक्स होगा। ये बात समझ में आ रहा है? KMnO4 एसिडिक मीडियम में आने वाला है, एसिड का ही तो मिक्सचर है, तो KMnO4 प्लस ये मिक्सचर, ये तो सीधे जाएगा Mn2 प्लस में, खुद को रिड्यूस किया, अगले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। बताओ H2SO4 और H2C2O4 का मिक्सचर था, कौन ऑक्सीडाइज होगा? क्या H प्लस ऑक्सीडाइज होता है? तो ऑलरेडी H प्लस के फॉर्म में H2 प्लस थोड़ी होगा यार। और हम आपको बता दिए थे कि सल्फेट और फॉस्फेट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता टाइट्रेशन में। तो अल्टीमेटली H2SO4 के साथ कोई रिएक्शन नहीं, KMnO4 H2SO4 के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन H2C2O4 से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। अब n फैक्टर 5, n फैक्टर अब यहां पर तो कार्बन +3 से कार्बन प्लस, यहाँ पे हम H से नहीं निकाल रहे, +3 से +4, एक कार्बन एक का लॉस, 2 कार्बन 2 का लॉस, इसलिए n फैक्टर चलो इसका अभी भी 2 आया, लेकिन हम लॉस और गेन से निकाले यार। तब यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट किसके बराबर किए जाएंगे? मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 बराबर कितने मिली इक्विवेलेंट यूज हुए? 38.9 इंटू 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये 0.1 इंटू 3.89 विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 कितना ग्राम माने हो भाई?
y upon 90 into 1000 मिलीमोल into n फैक्टर 2। अल्टीमेटली ये वैल्यू आपको मिल गया जो सीधे यहां बिठा सकते हो। एक तो निकल गया y, सीधे डायरेक्ट आंसर है यहां से, y यहां से पता चल गया। y यहां बिठा दो, या सीधे 3.89 है ये बिठा दें तो आपको x पता चल जाएगा। x और y जो पता किए वो 50 ml में पता किए, पर ml पूछ रहा है तो x को भी 50 से डिवाइड कर देना, y को भी 50 से डिवाइड कर देना। समझ में आ रहा बात? अगला सवाल, a solution containing एक्सरसाइज 3 में बहुत सारे सवाल आपको बैलेंसिंग के मिलेंगे, वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, अगर चाहो तो आप कंप्लीट कर लेना, पूरा कंप्लीट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। सवाल लिखिए, सोल्यूशन ऑफ a solution containing Cu2 plus and C2O4 2 minus a solution containing Cu2 plus and C2O4 2 minus ions on titration with 0.02 molar KMnO4 on titration with 0.02 molar KMnO4 required 22.6 ml of the oxidant in acidic medium. The resultant solution was treated with excess of Ki. The resultant solution was treated with excess of Ki. The resultant solution was treated with excess of Ki. Full stop. The liberated iodine required 11.3 ml. The liberated iodine required 11.3 ml of 0.05 molar Na2H2O3 hypo solution for complete reduction. Find out the mole ratio of Cu2 plus and C2O4 2 minus अगला सवाल, ये किसका है ट्यूटोरियल शीट? एक और आखिरी सवाल नोट करो। H2O2 सॉल्यूशन ब्रैकेट में लिखो 20 ml। H2O2 solution 20 ml reacts completely with 20 ml of KMnO4
solution under acidic medium, the same volume of KMnO4 required 10 ml of MnSO4 in a neutral medium to give a brown precipitate of MnO2. This precipitate was reacted completely with 10 ml of 0.2 molar Na2C2O4 under acidic condition. Calculate the molarity of H2O2 solution used. पहला सवाल क्या आ रहा रेशियो? रेशियो क्या आ रहा है? बहुत टफ है क्या सवाल? रिएक्शन कंप्लीट कर। रिएक्शन पहले Cu2 प्लस है और C2O4 2 माइनस है, दोनों है। उसमें क्या ऐड किया गया? KMnO4। KMnO4 के साथ टाइट्रेशन हुआ है, 100% रिएक्शन है। पहचानो KMnO4 कहां जाएगा? Mn2 प्लस में जाएगा। बाकी लोग कहां जाएंगे? CO2 में जाएंगे। कॉपर 2 प्लस के साथ कुछ होगा क्या? तो किसके मिली इक्विवेलेंट को बराबर करेंगे पहले रिएक्शन में? किसके मिली इक्विवेलेंट को बराबर करोगे? C2O4 और KMnO4। एक मिक्सचर है जिसमें Cu2 प्लस है, C2O4 2 माइनस है। इट वॉज टाइट्रेटेड विथ KMnO4 अंडर एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन KMnO4 कहां चला गया? Mn2 प्लस। रिड्यूस किया, अगले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। हमें तो पता है कि ऑक्सीलेट आयन कहां जाता है? क्या कॉपर 2 प्लस का ऑक्सीडेशन होगा? नो सर, मतलब कि इसके साथ रिएक्ट नहीं किया। अगर ये टाइट्रेशन है तो 100% रिएक्शन है, लेकिन किसके बीच ये भी तो पहचानना है। तो यहां पर KMnO4 और ऑक्सीलेट के बीच में 100% रिएक्शन है, तो सीधे लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट of C2O4 2 minus will be equal to मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 बराबर का कितना ml इस्तेमाल हुआ इसका? 22.6 ml। कितना मोलर? 0.02। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर कितना? 5। अल्टीमेट आदमी +7 से +2 जा रहा है तो एन फैक्टर 5 हुआ है। ऑक्सीलेट का एन फैक्टर कितना हो गया? 2। कार्बन +3 से कार्बन +4, एक कार्बन एक का लॉस, 2 कार्बन 2 का लॉस। क्लियर? मान लेते इसके मिलीमोल थे x मिलीमोल, तो x मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे तो मिली इक्विवेलेंट होगा। देख लास्ट टर्म से क्या पूछ रहा है? मोल रेशियो। अरे मिली मोल का भी रेशियो निकाल दोगे तो वही मोल रेशियो भी है। x कितना आ गया? 11.3 इंटू 0.1 1.13 1.13। ठीक है ना? अब बीकर में क्या है? बचा हुआ Cu2 प्लस है, बना हुआ Mn2 प्लस है। CO2 भी है क्या? है? बीकर में पूछ रहे हैं हम, हवा में नहीं। इसमें क्या मिलाया गया? KI। एक्सेस में KI मिला दिए, मतलब जिसके साथ रिएक्शन हो रहा होगा इस KI का वो कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगा, KI कुछ बच भी जाएगा। एक्सेस KI मिला दिए, हिंट दे दिया सवाल में।
नहीं भी अगर हिंट देता तो I माइनस को कहां लेके जाने के लिए बताएं हम सवाल में, I2 में, या I2 डालते तो कहां भेजते उसको, I माइनस। सवाल में कह ही दिया द लिबरेटेड आयोडीन, तो आयोडीन लिबरेट हुआ ना, तो जरूर ये KI किसी के साथ रिएक्ट किया है और आयोडीन मिला है, मतलब इसके साथ हुआ है ऑक्सीडेशन, -1 से 0 ऑक्सीडेशन, तो अगले को क्या करेगा, रेड्यूस। क्या Mn2 प्लस को रेड्यूस कर पाएगा? Mn+2 तो ऑलरेडी मिनिमम पे है भाई, लेकिन जो कॉपर 2 प्लस है वो कॉपर प्लस में जरूर चेंज कर जाएगा। लिबरेटेड आयोडीन वॉज टाइट्रेटेड विथ Na2H2O3। अब ये रिएक्शन हम बताएं, मीडियम कैसा चलता आ रहा है, एसिडिक। क्या रिएक्शन बताएं इसका, रटे हो, NaI प्लस Na4S4O6, यही होता ना रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टाइट्रेशन, इसी को कहते हैं आयोडीमेट्री। अब टाइट्रेशन का नाम है, हम अलग से नहीं बताए, एक होता आयोडोमेट्री, एक होता आयोडीमेट्री। नाम से कोई मतलब नहीं, प्रोसेस तुमको क्लियर होना चाहिए। जिस रिएक्शन में जबरदस्ती आयोडीन लास्ट में निकाला जाएगा और उसको हाइपो के साथ ट्रीट किया जाएगा, आयोडीमेट्री टाइट्रेशन। आयोडीन बना के छोड़ देते, आयोडोमेट्री। नाम से कोई मतलब नहीं है, प्रोसेस देखो, जो कह रहा है वो देखना है क्लियरली। आपके ट्यूटोरियल शीट में लिखा हुआ है आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री, देख लीजिएगा। अब बारी है एन फैक्टर लिखने का। यहां पे एन फैक्टर इसका जरूरत है 2, 0 से -1 2। इसका भी एन फैक्टर कितना है 2, 0 से -1। हाइपो का एन फैक्टर कितना है 1, +2 से +2.5। 1 सल्फर 0.5 का लॉस, 2 सल्फर 1 का लॉस, एन फैक्टर 1। अब ये हाइपो के बारे में दे रखा है, कितना मिली इक्विवेलेंट है, नहीं ml कितना है 11.3 ml और मोलारिटी 0.05। तो 11.3 वॉल्यूम इंटू मोलारिटी मिलीमोल, मिलीमोल मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर क्या बन गया, मिली इक्विवेलेंट। अब इसका मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आयोडीन का मिली इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू आयोडीन जो बना उसका मिली इक्विवेलेंट, क्योंकि एन फैक्टर बराबर है। और इसका मिली इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कॉपर 2 प्लस का मिली इक्विवेलेंट। तो देख हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये जो निकाले ना ये सीधा मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या है, कॉपर 2 प्लस। मान लेते हैं इसका Y मिलीमोल है, कॉपर 2 प्लस का Y मिलीमोल। तो कॉपर 2 प्लस का एन फैक्टर कितना, 1 +2 से +1 गया, Y × 1। तो Y क्या आ गया 0.05 × 11.3, या हम बोले 0.5 × 1.13। ठीक लिखे? तो x/y क्या आ गया 1.13 डिवाइडेड बाई 0.5 × 1.13 2/1 1:2। सर आपको ये आयोडीन और Na2H2O3 का रिएक्शन में हाँ। आप 2 बात बताइए कि मतलब एसिडिक हुआ हाँ। तो Na और Na2SO4 बनेगा, और हाँ। बेसिक अल्कलाइन हुआ हाँ। तो Na2SO4 बनेगा। हाँ। मालूम नहीं हम लोगों सर एसिडिक ही करते। पढ़ सवाल पढ़, बीच में अल्काली डाला क्या, शुरू से क्या चलता आ रहा है, बीच में अल्काली डाला, फिर अगला सवाल, अगला सवाल। ये भी एक अच्छा सवाल है। जैसे जैसे सवाल बोलते जा रहा है वैसे वैसे लिखते चले जाओ। 20 ml H2O2 सोल्यूशन का कंप्लीट रिएक्शन कराया गया 20 ml KMnO4 के साथ अंडर एसिडिक कंडीशन। H2O2 का कंप्लीट रिएक्शन कराया गया KMnO4 के साथ, ये भी 20 ml, ये भी 20 ml। द सेम वॉल्यूम ऑफ द KMnO4 रिक्वायर्ड, बिल्कुल सेम KMnO4 और सेम वॉल्यूम, मतलब कि 20 ml भी यहीं पर रिक्वायर्ड माने फिर से 100% रिएक्शन। क्या 10 ml MnSO4, MnSO4 का 10 ml
in a neutral medium to give a brown precipitate of MnO2. This precipitate was reacted completely with, जो precipitate बना, it was reacted completely with Na2C2O4. कितना ml? 0.2 molar, 10 ml. इसकी मोलारिटी बतानी है। रिएक्शन कंप्लीट करो। यहां क्या लिखे? Mn2 प्लस, आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं, हमें पता है इसका एन फैक्टर कितना, इसका एन फैक्टर 2। H2O2 या तो ऑक्सीडाइज करता है या तो रिड्यूस करता है। KMnO4 प्लस MnSO4 इज गिविंग MnO2। बोल दिया प्रेसिपिटेट, वही प्रेसिपिटेट को लेके हम लोग Na2C2O4 के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं। आगे प्रोडक्ट कंप्लीट करो। यहां क्या लिखे? Na2C2O4 कहां जाएगा? Na2C2O4 कहां जाएगा? CO2 में। और MnO2 कहां जाएगा? MnO2 कहां जाएगा? Mn+2। एसिडिक मीडियम में हमेशा +2 में जाता है Mn। +4 से +2 एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर आएगा 2। कार्बन +3 से कार्बन +4, एक कार्बन एक का लॉस, 2 कार्बन 2 का लॉस। इस MnO2 का एन फैक्टर कितना आएगा? +4 से गया +2 में, एक ही Mn, एन फैक्टर कितना आया? 2। अब हम लोग नीचे से ही तो ऊपर जाएंगे। इस MnO2 का एन फैक्टर कितना आया? सेम आया, इसीलिए ये सवाल अच्छा है। 4, 8। इसका अगर एन फैक्टर चाहिए तो उल्टा इमेजिन करेंगे। उल्टा लिख के देख, उल्टा अगर लिख के देखे तो क्या दिखेगा कि +4 से +7 और +4 से +2 डिस्प्रोपोर्शनेशन, मतलब जो रिएक्शन दिया हुआ है वो कौन प्रोपोर्शनेशन है? समझ में आ रहा? उल्टा डिस्प्रोपोर्शनेशन। और हमें तो उल्टा देख के ही एन फैक्टर निकालना है। डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला रूल रहेगा कि अगर रिएक्शन ऐसा होता है तो इसका क्या एन फैक्टर होता है? वही एन फैक्टर यहां भी है। +4 से +7, 3 का लॉस, +4 से +2, 2 का गेन, 3 लॉस 2 गेन, 3 × 2/3 + 2, 6/5। एन फैक्टर 6/5। इसका एन फैक्टर कितना? +2 से +4 2, +7 से +4, इसका एन फैक्टर कितना? 3। देख रहे हो, पूरा एन फैक्टर का ही सवाल है ये। तो क्या अब हम सीधे यहां से ऊपर जा सकते हैं? नो सर, क्योंकि एन फैक्टर दोनों। तो कैसे जाएंगे ऊपर? मिलीमोल में। कितना मिली इक्विवेलेंट इसका इस्तेमाल हुआ? 10 × 0.2 × 2, 4 माने इसका भी 4 मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट किया होगा। 4 मिली इक्विवेलेंट अगर रिएक्ट किया तो कितना मिलीमोल रिएक्ट किया है? 2 मिलीमोल रिएक्ट किया है, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट को एन फैक्टर से डिवाइड करने से मिलीमोल बनता है। 2 मिलीमोल अगर रिएक्ट किया है तो 2 मिलीमोल बना होगा। तो यहां पर इसके कितने मिली इक्विवेलेंट बने होंगे? 2 × एन फैक्टर 6/5, 12/5 है कि नहीं? अगर इसके 12/5 तो इसके MnO4 के भी 12/5 मिली इक्विवेलेंट है कि नहीं? मिली इक्विवेलेंट क्या होता है? वॉल्यूम इंटू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। कितना वॉल्यूम है? 20। मोलारिटी कितना? नहीं पता। एन फैक्टर कितना? 3। यही मिली इक्विवेलेंट किसके बराबर? 12/5। 3, 4 times 4, 5 times, so molarity comes 1/25। 1/25 आया मोलारिटी किसका? KMnO4। तो चूंकि सेम सोल्यूशन इस्तेमाल हुआ था यहां पर, तो वही सोल्यूशन यहां इस्तेमाल हुआ है। अब यहां लगा दे मिली इक्विवेलेंट का कंसेप्ट कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। मान लेते हैं H2O2 की मोलारिटी m थी, इसका वॉल्यूम कितना इस्तेमाल हुआ? 20, और इसका एन फैक्टर कितना है? 2।
इसका मोलारिटी कितना आया था 1/25, वॉल्यूम कितना इस्तेमाल हुआ, इसका भी 20, और इसका इम्पैक्टर कितना है 5, 20 कट गया, मोलारिटी कितना आया 0.1 मोलर। चलो, we'll continue in the next class.